कार्ल मार्क्स 19वीं सदी के एक दार्शनिक और अर्थशास्त्री बौद्धिक इतिहास में एक महान हस्ती बने हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी रचना दास कैपिटल पूंजीवाद की आलोचना और विचारों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। दास कैपिटल में मार्क्स पूंजीवाद के आंतरिक कामकाज का विश्लेषण करते हैं, इसके अंतर्निहित विरोधाभासों और लाभ के अपने अथक प्रयास के सामाजिक परिणामों की खोज करते हैं। इसके प्रकाशन के एक सदी से भी अधिक समय बाद दास कैपिटल हमारी दुनिया को आकार देने वाली आर्थिक प्रणालियों के बारे में बहस को जन्म देना और आलोचनात्मक सोच को प्रेरित करना जारी रखे हुए है। दास कैपिटल में मार्क्स द्वारा विश्लेषित प्रमुख अवधारणाओं में से एक श्रम विभाजन है। सरल शब्दों में, श्रम विभाजन उत्पादन प्रक्रिया के भीतर विशिष्ट कार्यों में श्रमिकों की विशेषज्ञता को संदर्भित करता है। प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा शुरू से अंत तक एक संपूर्ण उत्पाद का उत्पादन करने के बजाय कार्यों को छोटी, अधिक विशिष्ट भूमिकाओं में विभाजित किया जाता है। मार्क्स ने तर्क दिया कि श्रम विभाजन दक्षता और उत्पादन बढ़ा सकता है, लेकिन यह श्रमिकों को उनके श्रम से अलग भी करता है। मार्क्स ने पूंजीवादी उत्पादन के विकास में एक विशिष्ट चरण का वर्णन करने के लिए निर्माण शब्द का प्रयोग किया, जो श्रम के एक विस्तृत विभाजन की विशेषता है। एक निर्माण प्रणाली में श्रमिकों को अक्सर दोहराव वाले कार्य करने तक सीमित कर दिया जाता है। एक विशाल मशीन में केवल दलदल बन जाते हैं। मार्क्स ने तर्क दिया कि श्रमिकों को उनके श्रम के फल से अलग करने के गंभीर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं, जो मजदूर वर्ग में अलगाव और शक्तिहीनता की भावना में योगदान करते हैं। जबकि मार्क्स के समय के औद्योगिक कारखाने दूर लग सकते हैं, दास कैपिटल में उनके द्वारा उल्लिखित सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक हैं। श्रम विभाजन अपने विभिन्न रूपों में आज की वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में गहराई से अंतर्निहित है। विशाल विनिर्माण संयंत्रों से लेकर जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं तक जो महाद्वीपों को पार करती है, उत्पादन प्रक्रियाएं अक्सर खंडित और छितरी हुई होती हैं। यह काम करने की स्थिति मजदूरी और 21वीं सदी में पूंजी और श्रम के बीच शक्ति संतुलन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। जिन मुद्दों से मार्क्स जूझ रहे थे, आय असमानता, श्रमिक शोषण, पूंजी का संकेंद्रण, समकालीन समाज में गूंजता रहता है। स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय श्रम और प्रौद्योगिकी के बीच संबंधों को और जटिल बनाता है, जिससे नौकरी विस्थापन और स्वयं काम के भविष्य के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। मार्क्स के विचार इन चुनौतियों को समझने के लिए एक मूल्यवान ढांचा प्रदान करते हैं और वैकल्पिक आर्थिक मॉडल की कल्पना करने के लिए जो लाभ अधिकतमकरण पर मानव कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। भाषा की बाधा को दूर करते हुए निखिल सबलानिया का योगदान जटिल सैद्धांतिक कार्यों को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाना महत्वपूर्ण विचारों के साथ महत्वपूर्ण जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यहीं पर निखिल सबलानिया जैसे विद्वानों का काम अमूल्य हो जाता है। सबलानिया ने अपने सूक्ष्म अनुवाद और व्यावहारिक टिप्पणी के माध्यम से हिंदी भाषी पाठकों को मार्क्सवादी विचारों की पेचीदगियों से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रम का विभाजन और निर्माण, एक नजदीकी नजर। दास कैपिटल के 14वें अध्याय का सबलानिया का अनुवाद, जिसका शीर्षक श्रम का विभाजन और निर्माण है, विशेष रूप से श्रम विभाजन और निर्माण की अवधारणाओं पर केंद्रित है। पुस्तक एक साधारण शब्द दर शब्द अनुवाद से आगे जाती है, पाठकों को मार्क्स के तर्कों को समझने के लिए आवश्यक ऐतिहासिक और सैद्धांतिक संदर्भ प्रदान करती है। सबलानिया की स्पष्ट और आकर्षक लेखन शैली इन जटिल विचारों को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाती है, पूंजीवाद के मार्क्स के आलोचना की गहरी समझ को बढ़ावा देती है। पहुंच में एक क्रांति। सबलानिया का काम केवल एक अनुवाद से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। यह विचारकों और कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक पुल है। मार्क्स के विचारों को हिंदी में सुलभ बनाकर सबलानिया पाठकों की एक नई पीढ़ी को अर्थशास्त्र, समाज और सत्ता पर इन महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों के साथ जुड़ने का अधिकार देता है। सूचित बहस को बढ़ावा देने के लिए यह पहुंच आवश्यक है और भारतीय संदर्भ में मार्क्स के काम की नई व्याख्याओं और अनुप्रयोगों को प्रेरित करने के लिए
विचारों की शक्ति मार्क्स की विरासत जारी है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरते हैं, कार्ल मार्क्स के विचार उत्तेजित और प्रेरित करने की अपनी शक्ति बनाए रखते हैं। निखिल सबलानिया जैसे विद्वानों के समर्पित कार्य के लिए धन्यवाद। मार्क्स के लेखन नए दर्शकों तक पहुंचते रहते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पूंजीवाद की उनकी आलोचना और एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज के लिए उनका दृष्टिकोण हमारी चल रही वैश्विक बातचीत के महत्वपूर्ण हिस्से बने रहे।